अध्याय 201। बुजुर्ग संकट में थे और बुजुर्ग संकट में थे। दुष्यंत मेहता का परिवार असल में रियल एस्टेट व्यवसाय में था और उनका परिवार हैदराबाद में एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी का मालिक था। अगर दुष्यंत मेहता का परिवार मदद कर सकता है और चौधरी कंस्ट्रक्शन ग्रुप पर बाहरी दबाव डाल सकता है और अर्जुन कपूर और लखनऊ चौधरी परिवार की मुख्य शाखा अंदर से हमला कर सकते हैं, तो दोनों पक्षों के तालमेल से साइड ब्रांच जल्दी ही गिर जाएगी। पहले अर्जुन कपूर और मुख्य शाखा को साइड ब्रांच को हराने में कुछ समय लगने वाला था, लेकिन अगर दुष्यंत मेहता की कंपनी सहयोग कर सकती है तो यह समय काफ़ी कम हो जाएगा। शायद सिर्फ 3-4 दिनों में ही यह मामला सुलझ सकता है। ये और भी बेहतर होगा। नया सौदा। अर्जुन कपूर ने दुष्यंत मेहता से संक्षेप में बात की। तुम्हारी क्या शर्तें हैं, तुम मुझे बता सकते हो? अर्जुन कपूर ने सीधे पूछा। मुझे बस चौधरी कंस्ट्रक्शन ग्रुप में दिलचस्पी है, दुष्यंत मेहता ने धीरे से कहा। चौधरी कंस्ट्रक्शन ग्रुप लखनऊ चौधरी परिवार का एक हिस्सा है। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। अगर यह सिर्फ लखनऊ में है तो कोई बड़ी बात नहीं। दुष्यंत मेहता ने सोचा कि यह कुछ और होगा। ठीक है बॉस, मैं इसे नोट कर लूँगा। जब मैं घर वापस जाऊँगा तो अपने पिता से बात करूँगा और इस पर काम करूँगा। अगर लक्ष्य कोई बहुत बड़ी कंपनी होती तो यह मुश्किल होता, लेकिन ये सिर्फ लखनऊ की एक कंपनी थी और वे सिर्फ दबाव डालने वाले थे, न कि पूरी तरह से टकराने वाले। इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। मुफ्त में नहीं, कुछ सिखाओ। बॉस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ड्राइविंग के कुछ बेहतरीन ट्रिक्स सिखा दो ताकि मैं वापस हैदराबाद जाकर अपने शकल में दिखा सकूं। दुष्यंत मेहता ने हंसते हुए कहा। तुम्हें कुछ ट्रिक्स सिखाना, कोई दिक्कत नहीं, अर्जुन कपूर ने सहमति जताई। इस तरह दोनों पक्षों ने एक नया समझौता कर लिया। अब लखनऊ चौधरी परिवार की समस्या हल करना और भी आसान हो गया था। गुड लक का असर, शायद ये मध्यवर्ती लक्ष्मीकांत का प्रभाव था, वरना ऐसी अच्छी किस्मत कैसे होती कि अभी अभी स्वीकार किए गए छोटे भाई का परिवार भी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में था। समय हो चुका था, इसलिए अर्जुन कपूर और दुष्यंत मेहता ने अगले दिन मिलने की योजना बनाई। इसके बाद अर्जुन कपूर विला लौट आया और 10 मिनट बाद ईशा पटेल और बाकी लोग भी वापस आ गए। ईशा पटेल की महत्वाकांक्षा, कैसा चल रहा है? ईशा पटेल ने चिंतित होकर पूछा। सब कुछ छोटा मोटा मामला है, मैंने इसे संभाल लिया है, अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। अच्छा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मैं भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, ईशा पटेल ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। हाल के दिनों में वह बहुत मेहनत कर रही थी और परिवार जल्द ही किसी को भेज सकता था। उसके प्रदर्शन को सभी ने स्वीकार किया था और वह निश्चित रूप से परिवार में मान्यता प्राप्त कर लेगी। उस समय वह अपने परिवार के एक और मजबूत उद्योग में स्थानांतरित हो सकती थी और अपनी स्थिति को मजबूत कर सकती थी। इससे वह अर्जुन कपूर की और भी मदद कर सकती थी। लेकिन पटेल परिवार के पास कई बड़े उद्योग थे, इसलिए उसे सावधानीपूर्वक निर्णय लेना होगा कि वह किस उद्योग में जाए। महत्वपूर्ण निर्णय। रात में अर्जुन कपूर अकेले अपने कमरे में सोच रहा था। उसके पास अभी भी 12 पॉइंट्स की वृद्धि थी जिसे उसने दिन में प्राप्त किया था। अब वह तय कर सकता था कि इसे कहाँ उपयोग करना है। पिछली बार उसने अपनी ताकत बढ़ाई थी जिससे उसे बहुत लाभ हुआ। इस बार क्यों न गति और मानसिक शक्ति बढ़ाई जाए। अंततः अर्जुन कपूर ने निर्णय लिया, मानसिक शक्ति और गति में 6-6 पॉइंट्स जोड़ने का। सिस्टम अपग्रेड। सबसे पहले अर्जुन कपूर ने मानसिक शक्ति में 6 पॉइंट्स जोड़े। डिंग, मानसिक शक्ति वृद्धि सफल। मानसिक शक्ति 49 पॉइंट्स। इसके बाद उसने अपनी गति बढ़ाई। डिंग, गति वृद्धि सफल। गति 51 पॉइंट्स। नई प्राप्ति, जेनलिंग ग्रुप में हिस्सेदारी। सुबह नाश्ते के बाद सिस्टम से नया इनाम आया। डिंग, 41वें दिन का इनाम, रॉन के ग्रुप में 6% हिस्सेदारी। रॉन के ग्रुप की हिस्सेदारी मिली। अर्जुन कपूर बहुत खुश हुआ। हे भगवान, ये लक्ष्मीकांत सच में काम करता है। पहले उसे लगा था कि हैदराबाद में किसी बड़ी कंपनी में निवेश करने में समय लगेगा, लेकिन अगले ही दिन सिस्टम ने उसे रॉन के ग्रुप की हिस्सेदारी दे दी। रॉन के ग्रुप, एक बड़ा नाम। अर्जुन कपूर ने ऑनलाइन जाकर रॉन के ग्रुप के बारे में जानकारी निकाली। कुछ ही सेकंड में जानकारी देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रॉन के ग्रुप हैदराबाद की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, मुख्य रूप से वित्तीय उद्योग में काम करता था। इसकी वर्तमान बाजार पूंजी 80 अरब थी। एक नई महत्वाकांक्षा, मैं सिर्फ 5वें सबसे बड़े शेयरधारक हूं, ये स्थिति काफ़ी मजबूत नहीं है, अर्जुन कपूर ने धीरे से कहा। अगर वह फेव सुपरकार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनना चाहता था तो हैदराबाद में एक मजबूत पहचान जरूरी थी। 5वां सबसे बड़ा शेयरधारक पर्याप्त नहीं था, उसे पहले या दूसरे स्थान तक पहुंचना था। दुष्यंत मेहता को ड्राइविंग सिखाना। दोपहर के बाद अर्जुन कपूर दुष्यंत मेहता से मिलने गया। दोनों खुले मैदान में गए और अर्जुन कपूर ने उसे कुछ महत्वपूर्ण रेसिंग तकनीकें सिखाईं, खासकर पिछली रेस का बेहद स्टाइलिश ड्रिफ्ट। दुष्यंत मेहता पूरी तरह उत्साहित था। शुक्रिया बॉस,
दुष्यंत मेहता बहुत आभारी था। अब मैं आज ही हैदराबाद वापस जाऊंगा और अपने पिता से बात करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि वह जल्द से जल्द चौधरी कंस्ट्रक्शन ग्रुप पर दबाव डालने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, सौदा पूरा होने के बाद मैं तुम्हें और ट्रिक्स सिखाऊंगा। धन्यवाद बॉस, मैं चलता हूँ। जैसे ही अर्जुन कपूर वापस विला लौटने लगा, उसे अचानक एक कॉल आया। तारांकन, ये कॉल उसकी पूर्व चचेरी बहन सृष्टि कपूर की। अध्याय 202। नदी के दोनों किनारे अलग होने वाले थे। सृष्टि कपूर ने अर्जुन कपूर को बताया कि राकेश कपूर और लखनऊ चौधरी परिवार की साइड ब्रांच पूरी तरह से तैयार हो चुके थे और कल सुबह वे यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप पर हमला करने वाले थे। ये जानकारी पूरी तरह से गोपनीय थी। राकेश कपूर, आदित्य कपूर और उसके बेटे को छोड़कर कपूर परिवार में कोई और इसके बारे में नहीं जानता था। लेकिन चूंकि यह योजना अब लागू की जा रही थी, इसलिए राकेश कपूर को दूसरों को इसमें शामिल करना पड़ा और यही वजह थी कि सृष्टि कपूर को इस बारे में पता चला। इसलिए सृष्टि कपूर ने तुरंत अर्जुन कपूर को संपर्क किया। अर्जुन कपूर का अनुमान सही निकला। ये सुनकर अर्जुन कपूर हल्के से मुस्कुराया। देखा, उसका अनुमान बिल्कुल सही था। लखनऊ चौधरी परिवार की साइड ब्रांच ने सचमुच निर्माण उद्योग से हमला करने की योजना बनाई थी, क्योंकि यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन अर्जुन कपूर पहले ही इससे एक कदम आगे था। लखनऊ चौधरी परिवार की मुख्य शाखा पहले ही कार्रवाई शुरू कर चुकी थी। रणनीतिक लाभ: अर्जुन कपूर और मुख्य शाखा पूरी ताकत से चौधरी कंस्ट्रक्शन ग्रुप को हड़पने में लगे हुए थे, जबकि साइड ब्रांच केवल अपनी आधी शक्ति से यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप पर हमला कर रही थी। शक्ति संतुलन पूरी तरह से एक तरफा था। कपूर परिवार का पतन निश्चित था। हालांकि कपूर परिवार पूरी ताकत से ये लड़ाई लड़ने वाला था, लेकिन अर्जुन कपूर ने उन्हें इतने बार झटके दिए थे कि अब उनका आर्थिक रूप से कोई अस्तित्व नहीं बचा था। सच कहें तो कपूर परिवार अब एक संपन्न परिवार कहलाने के योग्य भी नहीं था। कपूर परिवार और लखनऊ चौधरी परिवार की साइड ब्रांच बेहद कमजोर हो चुके थे। दुष्यंत मेहता की सहायता: दुष्यंत मेहता भी हैदराबाद लौट चुका था। संभावना थी कि कल या परसों तक वह चौधरी कंस्ट्रक्शन ग्रुप पर बाहरी दबाव डालने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका मतलब था कि साइड ब्रांच और कपूर परिवार के हमले सफल होने से पहले ही अर्जुन कपूर और मुख्य शाखा पहले ही अपनी जीत पक्की कर चुके होंगे। सृष्टि कपूर की भूमिका: मुझे पता है, अर्जुन कपूर ने जवाब दिया और सृष्टि कपूर को याद दिलाया कि कुछ ही दिनों में कपूर परिवार और उसकी लड़ाई समाप्त होने वाली थी। अब सृष्टि कपूर के लिए समय था कि वह खुलकर अपना पक्ष स्पष्ट कर दे। कुछ ही दिनों में सब खत्म हो जाएगा। सृष्टि कपूर बहुत भावुक हो गई। कौन सोच सकता था कि अर्जुन कपूर, जिसे कभी एक साधारण अमीर युवक माना जाता था और जिसके पास कुछ भी नहीं था, वह पूरे कपूर परिवार को हरा देगा। अर्जुन कपूर का उदय बहुत तेज था। सृष्टि कपूर का फैसला: इस पल सृष्टि कपूर ने राहत की सांस ली कि उसने कपूर परिवार की जगह अर्जुन कपूर का समर्थन किया था। अगर उसने कपूर परिवार के साथ रहने का फैसला किया होता तो वह भी उनके साथ डूब चुकी होती। ठीक है, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। जैसे ही तुम कहोगे, मैं तुरंत कपूर परिवार के सामने सब कुछ खोलकर रख दूंगी। सृष्टि कपूर ने पूरी दृढ़ता से जवाब दिया। रात की सैर और संगीत कार्यक्रम: शाम को अर्जुन कपूर और ईशा पटेल विला में टहलने निकले। जब वे बड़े चौक से गुजरे तो अचानक एक मधुर आवाज सुनाई दी। वहां एक स्ट्रीट सिंगर लाइव परफॉर्मेंस दे रहा था, जिससे कई पर्यटक आकर्षित हो गए थे। वाह, ये बहुत अच्छा गा रहा है, चलो इसे सुनते हैं। ईशा पटेल को ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए वह अर्जुन कपूर और दूसरों को खींचकर वहां ले गई। स्ट्रीट सिंगर की योजना: गीत समाप्त होने के बाद भीड़ ने तालियां बजाईं। स्ट्रीट सिंगर काफी प्रतिभाशाली था और उसका स्तर कुछ पेशेवर गायकों से भी बेहतर लग रहा था। अचानक स्ट्रीट सिंगर की नज़र ईशा पटेल पर पड़ी और वह स्तब्ध रह गया। उसके दिमाग में तुरंत एक योजना आई। दोस्तों, अभी तक मैं अकेले गा रहा था, अब मैं एक लड़की को अपने साथ गाने के लिए बुलाना चाहता हूँ। कैसा रहेगा? ईशा पटेल का इनकार: माफ़ करें, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ईशा पटेल ने बिना हिचकिचाए मना कर दिया। स्ट्रीट सिंगर पहले से तैयार था। उसने अपना फ़ोन निकाला और कहा, मैम देखिए, मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में हजारों लोग आपको मंच पर गाने के लिए देखना चाहते हैं। कृपया मना मत करें। अर्जुन कपूर का हस्तक्षेप: अगर तुम्हें गाना है तो खुद गाओ। अर्जुन कपूर ने तुरंत ईशा पटेल के सामने खड़े होकर स्ट्रीट सिंगर से कहा, तुम कौन हो? मैं इनका बॉयफ्रेंड हूँ। स्ट्रीट सिंगर की जलन: अरे, ये लड़की इतनी सुंदर है, फिर उसने तुम्हें क्यों चुना? तुम देखने में साधारण हो और गाना भी शायद अच्छा नहीं गाते। स्ट्रीट सिंगर ने व्यंग्यपूर्वक कहा, मेरा गाना अच्छा नहीं है। सच कहूँ तो मैं गाने में उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें हराने के लिए काफ़ी हूँ। अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा, सिस्टम मिशन एक्टिवेट। डिंग। मिशन जारी। माइक्रोफोन लेकर गाओ और स्ट्रीट सिंगर को दिखाओ कि असली सुपरस्टार की गायकी क्या होती है। मिशन इनाम: पैटेक फिलिप के 10% शेयर।
मिशन इनाम 147 अनुभव अंक। अब ये गाना मजेदार होगा। अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान दी। अब इस स्ट्रीट सिंगर को असली गायकी का स्वाद चखाना पड़ेगा। अध्याय 202। नदी के दोनों किनारे अलग होने वाले थे। चेतना कपूर ने अर्जुन कपूर को बताया कि राकेश कपूर और रेड्डी परिवार की सहायक शाखा पूरी तरह तैयार हैं और वे कल सुबह यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप पर हमला करने जा रहे हैं। यह मामला पूरी तरह गोपनीय था। इसे केवल राकेश कपूर और आदित्य कपूर जानते थे। कपूर परिवार के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि इस योजना को लागू करने के लिए अन्य लोगों की भी आवश्यकता थी, राकेश कपूर ने यह बात साझा की। जैसे ही चेतना कपूर को इस योजना का पता चला, उन्होंने तुरंत अर्जुन कपूर से संपर्क किया। ये सुनते ही अर्जुन कपूर हल्की मुस्कान के साथ बोले, देखा, मैंने सही अनुमान लगाया था। रेड्डी परिवार की सहायक शाखा वास्तव में उसी उद्योग से शुरुआत करेगी जिसमें वे सबसे अधिक निपुण हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अर्जुन कपूर पहले ही इस पर काम शुरू कर चुके थे। रेड्डी परिवार की मुख्य शाखा भी पीछे नहीं थी और उन्होंने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा अर्जुन कपूर और रेड्डी परिवार की मुख्य शाखा पूरी ताकत से रेड्डी परिवार की सहायक शाखा के नियंत्रण वाले रेड्डी कंस्ट्रक्शन ग्रुप को निशाना बना रहे थे। दूसरी ओर रेड्डी परिवार की सहायक शाखा अपनी पूरी ताकत यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप पर नहीं लगा रही थी, बल्कि केवल एक हिस्सा वहां लगा रही थी। इसी तरह कपूर परिवार भले ही पूरी शक्ति लगा दे, लेकिन पहले ही अर्जुन कपूर के वार के कारण वे भारी नुकसान झेल चुके थे और आधे से अधिक तबाह हो चुके थे। कपूर परिवार और रेड्डी परिवार की सहायक शाखा की तुलना की जाए तो वे अब अधिक शक्तिशाली नहीं रह गए थे। दीपक मेहता भी अब हैदराबाद वापस लौट चुके थे और संभवतः कल या परसों तक अपने पिता से बात करके रेड्डी कंस्ट्रक्शन ग्रुप पर बाहरी दबाव डालने का काम पूरा कर लेंगे। संभावना है कि इससे पहले कि कपूर परिवार और रेड्डी परिवार की सहायक शाखा अपने मिशन में सफल हो, अर्जुन कपूर और रेड्डी परिवार की मुख्य शाखा पहले ही जीत हासिल कर चुके होंगे और रेड्डी कंस्ट्रक्शन ग्रुप का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेंगे। मुझे सब पता चल गया, अर्जुन कपूर ने जवाब दिया और चेतना कपूर को याद दिलाया कि अगले कुछ दिनों में कपूर परिवार और उनका संघर्ष समाप्त हो जाएगा और यह समय आ गया है कि वे कपूर परिवार के सामने अपने पत्ते खोल दें। सिर्फ कुछ दिनों में सब खत्म। चेतना कपूर चकित रह गईं। कौन सोच सकता था कि शुरुआत में संघर्ष कर रहे और लगभग दिवालिया हो चुके अर्जुन कपूर आखिरकार पूरे कपूर परिवार को हरा देंगे। अर्जुन कपूर ने बहुत तेजी से प्रगति की थी। इस समय चेतना कपूर ने अपने निर्णय के लिए राहत महसूस की कि उन्होंने अर्जुन कपूर को चुना था, कपूर परिवार को नहीं। यदि उन्होंने कपूर परिवार को चुना होता तो वे भी कपूर परिवार के पतन के साथ डूब जाती। ठीक है, मैं किसी भी समय तैयार हूँ। जैसे ही आप इशारा करेंगे, मैं तुरंत कपूर परिवार के सभी लोगों को बेनकाब कर दूंगी। चेतना कपूर ने दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। इस दौरान चेतना कपूर ने कपूर परिवार में रहते हुए केवल जासूसी नहीं की, बल्कि एक महत्वपूर्ण कार्य भी किया, कपूर परिवार के लिए नींव कमजोर करने का काम। जब निर्णायक दिन आएगा तो वह निश्चित रूप से राकेश कपूर को ऐसा झटका देंगी कि वह क्रोधित होकर बेहोश हो जाएंगे। अर्जुन कपूर ने चेतना कपूर से बात खत्म की और फोन रख दिया। समय तेजी से बीत रहा था। शाम को खाने के बाद अर्जुन कपूर और वेदिका पटेल विला में टहलने निकले। जब वे विला के विशाल चौक से गुजर रहे थे, तभी वहां से एक मधुर गाना सुनाई दिया। वहां कोई स्ट्रीट सिंगर लाइव परफॉर्म कर रहा था, जिससे कई पर्यटक आकर्षित हो गए थे। गाना अच्छा लग रहा है, चलो देखते हैं, वेदिका पटेल ने कहा। गायक की आवाज दिया पटेल को बहुत पसंद आई, इसलिए उन्होंने सबको वहां खींच लिया। गाने के अंत में जबरदस्त तालियों की गड़गड़ाहट हुई। ये गायक वास्तव में प्रतिभाशाली था और उसका स्तर कुछ पेशेवर गायकों से भी बेहतर लग रहा था। अपने शानदार प्रदर्शन के बाद स्ट्रीट सिंगर बहुत प्रसन्न दिख रहा था। जब उसने भीड़ में वेदिका पटेल को देखा तो वह कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। स्ट्रीट सिंगर का दिमाग तेजी से काम करने लगा और उसने तुरंत एक योजना बनाई। दोस्तों, अभी तक मैं अकेले गा रहा था, अब मैं एक लड़की को अपने साथ गाने के लिए बुलाना चाहता हूँ। क्या कहते हो? भीड़ में मौजूद कई लड़कियों ने तुरंत अपनी रुचि दिखाई। मुझे चुनिए, मैं बार में परफॉर्म कर चुकी हूँ, मुझे चुनिए। मैंने कई संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, मुझे चुनिए। लेकिन स्ट्रीट सिंगर ने सीधे वेदिका पटेल की ओर देखा और कहा, इस सुंदरी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। स्ट्रीट सिंगर की यह योजना पहले से तैयार थी। उसके इस फैसले से वहां मौजूद अन्य लड़कियां निराश हो गईं, लेकिन जब उन्होंने वेदिका पटेल का चेहरा देखा तो वे चुप हो गईं। इतनी सुंदर, कोई आश्चर्य नहीं कि सिंगर ने उसे चुना। मुझे माफ कीजिए, मैं दिलचस्पी नहीं रखती, वेदिका पटेल ने सीधे मना कर दिया। स्ट्रीट सिंगर ने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की और कहा, देखिए, मेरे लाइव स्ट्रीमिंग रूम में हजारों लोग देख रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप गाएं, तो कृपया मना न करें। लाइव स्ट्रीमिंग के दर्शकों ने टिप्पणियां करनी शुरू कर दीं। बहन, आप बहुत लकी हो, हमारे एंकर के साथ गाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, तुम्हें तो मान जाना चाहिए। लेकिन वेदिका पटेल ने फिर मना कर दिया।
स्ट्रीट सिंगर हताश हो गया और उसे मनाने की कोशिश करने लगा। अगर गाना ही है तो जाकर खुद गा लो। इस समय अर्जुन कपूर आगे आए और ठंडे स्वर में बोले, तुम कौन हो? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। इतना सुनते ही स्ट्रीट सिंगर का चेहरा उतर गया। तुम्हारी गायकी मुझसे बेहतर, साबित करो। सिंगर ने माइक अर्जुन कपूर को दिया। तभी सिस्टम की आवाज़ आई, मिशन जारी, एक गाना गाओ और साबित करो कि तुम्हारी गायकी शीर्ष गायक से भी बेहतर है। पुरस्कार, पैटेक फिलिप कंपनी के 10% शेयर। बधाई हो, आपने 147 अनुभव अंक प्राप्त किए। मिशन पूरा हुआ, पैटेक फिलिप के शेयर हाथ में आ गए। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा और पूरी पैटेक फिलिप कंपनी का नाम बदलकर कपूर हो जाएगा। दूसरी ओर हैदराबाद, दीपक मेहता भी तेजी से घर लौटे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने देखा कि उनके माता पिता एक खास विदेशी मेहमान की मेजबानी कर रहे थे। यह एक विदेशी महिला थी जिसकी वेशभूषा और चाल ढाल से वह बेहद प्रभावशाली लग रही थी। दीपक मेहता ने विनम्रता से उस मेहमान का अभिवादन किया और फिर बिना समय गंवाए अपने पिता को एक और खींच लिया। फिर उन्होंने जल्दी से रेड्डी कंस्ट्रक्शन ग्रुप पर दबाव डालने की योजना के बारे में बताया। दीपक मेहता के पिता ने उनकी पूरी बात ध्यान से सुनी और गहरी सोच में पड़ गए। अध्याय 204। दोनों इतने व्यस्त थे कि उन्हें आमने सामने आना पड़ा। रेड्डी कंस्ट्रक्शन ग्रुप। दीपक मेहता के पिता ने काफ़ी देर तक सोचा, फिर उन्हें याद आया कि यह कौन सी कंपनी है। उनके लिए रेड्डी कंस्ट्रक्शन ग्रुप पर दबाव बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सवाल ये था कि ऐसा क्यों किया जाए। मजबूरी में दीपक मेहता को अपने पिता को कपूर साहब के बारे में थोड़ी जानकारी देनी पड़ी। मदद करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तूने कैसी बेकार शर्त रखी। दीपक मेहता के पिता ने अपने बेटे को एक नालायक वारिस की तरह देखा। ऊपर से कपूर साहब से उनका कोई रिश्ता नहीं था, फिर वह बिना किसी फायदे के उनकी मदद क्यों करें। इसके बाद दीपक मेहता के पिता उठे और वापस लिविंग रूम में जाकर बैठ गए। अपने पिता के इनकार को सुनकर दीपक मेहता परेशान हो गए। उन्होंने कपूर साहब से पहले ही वादा कर दिया था और इससे भी ज़्यादा वह चाहते थे कि कपूर साहब उन्हें ड्राइविंग की और अधिक ट्रिक्स सिखाएं। इसलिए दीपक मेहता ने एक बार फिर अपने पिता को मनाने की कोशिश की। इस मामले में कोई बातचीत नहीं होगी। अगर तू चाहता है कि मैं मदद करूं तो उस कपूर साहब को खुद हैदराबाद बुला, मैं उनसे खुद बात करूंगा। दीपक मेहता के पिता ने ठुकरा दिया। एक व्यापारी होने के नाते वह हर चीज़ में फ़ायदा देखते थे। उनके बेटे ने सिर्फ ड्राइविंग सीखने की शर्त रखी थी, ये तो पूरी तरह नासमझी थी। वहीं स्मिथ मैडम जो पहले से दीपक मेहता की मां से बातचीत कर रही थी, उनके चेहरे के हाव भाव में बदलाव आ गया जब उन्होंने कपूर साहब का नाम सुना। आप जिस कपूर साहब की बात कर रहे हैं वह क्या मुंबई, कोलकाता प्रांत से हैं? मध्यम आयु की महिला ने फ्लुएंट हिंदी में पूछा। नहीं, वह पुणे के हैं, दीपक मेहता के पिता ने सहजता से उत्तर दिया। आखिरकार उनके बेटे ने पुणे में ही तो कपूर साहब से मुलाकात की थी। तो यह वह इंसान नहीं हो सकता जिसे मैं सोच रही थी। स्मिथ मैडम ने धीरे से सिर हिलाया और निराश हुई। नहीं नहीं, मेरे बॉस मुंबई से हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद दीपक मेहता ने स्पष्ट किया, वह सच में मुंबई से हैं। स्मिथ मैडम की आंखें चमक उठीं और वह उत्साहित हो गईं। क्या आप मुझे कपूर साहब से मिलवा सकते हैं? स्मिथ मैडम ने भावुक होकर पूछा। बॉस अभी पुणे में हैं और यहाँ से काफ़ी दूर हैं। ऐसे अचानक उनसे मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। दीपक मेहता ने कंधे उचकाए। ये तो सच में बहुत अफसोस की बात है। स्मिथ मैडम के चेहरे पर गहरी निराशा छा गई। मैडम, आप इतनी व्याकुल क्यों हो रही हैं? दीपक मेहता के पिता ने अचरज से पूछा। आखिरकार स्मिथ मैडम कोई आम महिला नहीं थीं। वह रोलेक्स कंपनी के दकिया क्षेत्र की जनरल मैनेजर की पत्नी थीं। ये भी कहा जाता था कि वह विदेश में एक प्रतिष्ठित परिवार से थीं। फिर अचानक वह इतनी उत्साहित क्यों हो गईं? मिस्टर कपूर कौन है, यह आप जानते भी हैं? स्मिथ मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या वह बस एक अमीर आदमी नहीं है? दीपक मेहता के पिता ने लापरवाही से जवाब दिया। अगर कपूर साहब सच में कोई बड़ी हस्ती होते तो वह तुरंत अपने बेटे की बात मान लेते और चौधरी कंस्ट्रक्शन ग्रुप पर दबाव बना देते। एक अमीर आदमी, आप पूरी तरह गलत हैं, स्मिथ मैडम ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने बहुत गंभीर स्वर में कहा, ये कपूर साहब पैटेक फिलिप के नए अध्यक्ष और सबसे बड़े शेयरधारक हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। आपने क्या कहा? दीपक मेहता के पिता अचानक खड़े हो गए, उनके चेहरे पर अविश्वास था। कपूर साहब, पैटेक फिलिप के नए अध्यक्ष और सबसे बड़े शेयरधारक। मैडम, क्या आप सच में पक्की हैं? ये सुनकर दीपक मेहता भी चकित रह गए। बिल्कुल, मेरे पति ने खुद मुझे ये खबर दी थी। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं अभी उन्हें कॉल कर सकती हूँ। स्मिथ मैडम ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। इस खबर ने दीपक मेहता के पिता को हिलाकर रख दिया। वह हमेशा सोचते थे कि कपूर साहब बस एक लोकल अमीर आदमी थे, लेकिन अब पैटेक फिलिप का अध्यक्ष और सबसे बड़ा शेयरधारक।
इस पहचान की ताकत को पैसे से नहीं तोला जा सकता। अब ये साफ था, ऐसे बड़े आदमी की मदद करना किसी भी हालत में एक फायदा था, न कि एहसान। पापा, अब भी आपको लगता है कि मैं नालायक हूँ? दीपक मेहता ने गर्व से कहा। नालायक ही है, उनके पिता ने तुरंत जवाब दिया। इतने बड़े आदमी ने मदद मांगी और तूने शर्त रख दी। तुझे बिना कुछ मांगे ही हाँ कर देनी चाहिए थी। इस बार उनका पूरा रवैया बदल चुका था। फिर बिना देर किए दीपक मेहता के पिता अपने स्टडी रूम में चले गए। उन्होंने तुरंत अपने सीनियर अधिकारियों से संपर्क किया और चौधरी कंस्ट्रक्शन ग्रुप पर दबाव बनाने की योजना शुरू कर दी। अब केवल दबाव डालना ही नहीं, बल्कि ज़्यादा कठोर कदम उठाने होंगे। कुछ मिनटों बाद पुणे में कपूर साहब को दीपक मेहता से संदेश मिला। मेरे पापा ने काम शुरू कर दिया है। इसका मतलब था कि अब रेड्डी परिवार पर बाहरी दबाव भी पड़ने लगा था। यह मामला अब कुछ ही दिनों में खत्म हो सकता है। एक नई सुबह में अर्जुन कपूर और ईशा पटेल ने BOA लग्जरी रिजॉर्ट में घूमना जारी रखा। वे एक प्रोजेक्ट पर पहुंचे और कतार में लग गए। उनके आगे केवल 3 या 4 लोग थे। अनुमान था कि उन्हें सिर्फ 3 या 4 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। अर्जुन कपूर ने रिजॉर्ट के मालिक के रूप में अपनी कोई विशेषाधिकार शक्ति का उपयोग नहीं किया। वहां पास में एक शौचालय था, इसलिए अर्जुन कपूर ने ईशा पटेल और बाकी लोगों से कहा कि वे पहले कतार में लगें, जबकि वह स्वयं शौचालय चला गया। जब अर्जुन कपूर शौचालय से बाहर आया तो उसने अचानक देखा कि दिया पटेल के साथ कुछ अप्रत्याशित घटना घटित हो गई थी। चैप्टर 205। दोनों पूरी तरह अस्त व्यस्त थे और माहौल तनावपूर्ण था। दिया पटेल का किसी और के साथ झगड़ा हो रहा था। यह क्या हो रहा है? अर्जुन कपूर तेजी से उस दिशा में बढ़ा। दूसरी ओर दिया पटेल सामने खड़ी लड़की से सवाल कर रही थी। तुमने लाइन में कट किया है, फिर भी तुम सही होने का दिखावा कर रही हो। हाँ, लाइन में कट करने में क्या गलत है, तुमसे मतलब? जो लड़की दिया पटेल से भिड़ रही थी वह 24-25 साल की एक खूबसूरत मगर उद्दंड महिला थी और उसके साथ कुछ साथी भी थे। BOA लग्जरी रिजॉर्ट में आकर तुम हमारी लीना वर्मा को रोकना चाहती हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे बात कर रही हो? ऊंची कदकाठी वाली महिला की साथी ने दिया पटेल पर चिल्लाते हुए कहा। मैं कौन हूँ? दिया पटेल को गुस्सा आ गया। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? मेरी सलाह है कि तुम इसे सह लो। BOA लग्जरी रिजॉर्ट विला हमारी लीना वर्मा का इलाका है। अगर कुछ हुआ तो तुम्हें विला से बाहर निकाल दिया जाएगा। उस लड़की की दोस्त ने दिया पटेल को धमकी दी, जिससे ऐसा लगा कि वे अक्सर लाइन में कट करती होंगी। ये सुनकर दिया पटेल और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। उसी समय अर्जुन कपूर वहां पहुंचा और पूछा, क्या हुआ? जीजा जी, इन्होंने लाइन में कट किया है। दिया पटेल ने जवाब दिया। लाइन में कट किया? अर्जुन कपूर ने बुदबुदाया। लाइन में लगना तो सिर्फ कुछ मिनटों की बात थी। BOA लग्जरी रिजॉर्ट विला का मालिक होने के बावजूद अर्जुन कपूर ने कभी विशेषाधिकार का उपयोग नहीं किया। और अब कोई खुलेआम लाइन में कट कर रहा था। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं, पीछे जाकर ईमानदारी से लाइन में लगो, वरना इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। अर्जुन कपूर ने लड़की और उसके साथियों की ओर ठंडे स्वर में देखा। मुझे 3 सेकंड देने की कोई जरूरत नहीं। चाहे 3 मिनट 2 या 30 मिनट, मैं पीछे नहीं हटूंगी। BOA लग्जरी रिजॉर्ट में कोई मुझसे इस तरह बात नहीं करता। प्रियंका सिंह ने अहंकार से जवाब दिया। हाँ, परिणाम खुद भुगतने पड़ेंगे। मजाक कर रहे हो? BOA लग्जरी रिजॉर्ट में कौन हमारी लीना वर्मा के मामलों में दखल दे सकता है? अगर तुम स्टाफ को बुलाओगे तब भी कोई फायदा नहीं। प्रियंका सिंह की दोस्तों ने अर्जुन कपूर का मजाक उड़ाया। तुम्हारी लीना वर्मा का इलाका? अर्जुन कपूर ने भौहें उठाए। वह वास्तव में ये दावा कर रही थी कि पूरा रिजॉर्ट उसका है। इसका मतलब विला के आंतरिक प्रबंधन में कोई इसका समर्थन कर रहा है। अचानक यह अप्रत्याशित फायदा लगने लगा। अर्जुन कपूर कुछ कहने ही वाला था कि तभी डिंग, मिशन जारी। उद्दंड महिला को उकसाओ, देखो उसके पीछे कौन है और विला प्रबंधन में छुपे गद्दारों का पर्दाफाश करो। मिशन इनाम 13 पॉइंट्स की वृद्धि। मिशन इनाम 142 अनुभव अंक। नया मिशन आ गया था। यह अर्जुन कपूर की सोच से मेल खाता था। यह उद्दंड महिला BOA लग्जरी रिजॉर्ट में इतनी हावी कैसे हो सकती है? वह बस देखना चाहता था कि इसके पीछे कौन है, और मिशन पूरा करने से उसकी किस्मत भी बढ़ जाएगी। तो BOA लग्जरी रिजॉर्ट तुम्हारी लीना वर्मा की संपत्ति है। वह कितनी बेहया है? क्या वह खुद को विला का महाप्रबंधक समझती है? अर्जुन कपूर ने तीखा जवाब दिया। माफ करना, तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। हालांकि मैं महाप्रबंधक नहीं हूं, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड BOA लग्जरी रिजॉर्ट विला का महाप्रबंधक है। प्रियंका सिंह ने अकड़ते हुए कहा। महाप्रबंधक? अर्जुन कपूर का चेहरा गंभीर हो गया। वह ये सुनकर हैरान था कि वह उद्दंड महिला वास्तव में विला के महाप्रबंधक की गर्लफ्रेंड थी। वह महाप्रबंधक 40-50 साल का था और वह लड़की इतनी जवान। बूढ़े आदमी को जवान लड़की से चिपके रहने का शौक है, अर्जुन कपूर ने सोचा। मुझे माफ करना, लेकिन मैं इस पर यकीन नहीं करता। अर्जुन कपूर ने सिर हिला दिया।
लेकिन यह अभी तक सिर्फ प्रियंका सिंह के कहने भर से सच नहीं हो सकता था। महाप्रबंधक को खुद आना होगा। तुम यकीन नहीं कर रहे। ठीक है, मैं अभी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हूँ। प्रियंका सिंह ने फ़ोन निकाला और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया। कॉल कनेक्ट होते ही वह सीधे यह नहीं बोली कि यहाँ कोई समस्या है। वह नखरे दिखाने लगी, डार्लिंग, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। फुर्सत नहीं। दूसरी ओर एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी की आवाज़ आए, प्लीज़ नरेश, बस एक बार आ जाओ, मैं तुम्हें देखकर तुम्हें खास इनाम दूंगी। प्रियंका सिंह ने मखमली आवाज में कहा। महाप्रबंधक नरेश गुप्ता, जो ऑफिस में बैठा था, ये सुनकर फौरन तैयार हो गया। ठीक है, तुम कहाँ हो? यही BUA लग्जरी रिजॉर्ट में, जल्दी आओ। प्रियंका सिंह ने उसे जगह बता दी। जब वह फ़ोन पर व्यस्त थी, अर्जुन कपूर ने भी एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। कॉल खत्म होने के बाद प्रियंका सिंह ने घमंड से अर्जुन कपूर से कहा, तुम शायद विला में किसी को जानते हो, लेकिन कनेक्शन काम नहीं आएगा। मेरा बॉयफ्रेंड BUA लग्जरी रिजॉर्ट में सबसे ऊंचे पद पर है। प्रियंका सिंह ने घमंड से कहा। इसी वजह से उसने हमेशा BUA लग्जरी रिजॉर्ट को अपना घर समझा था और यहाँ मनमानी करती थी। 10 मिनट बाद महाप्रबंधक नरेश गुप्ता आ गया। अर्जुन कपूर उस वक्त ईशा पटेल से बात कर रहा था और उसकी पीठ उसकी ओर थी, इसलिए नरेश गुप्ता ने उसे पहली नज़र में नहीं पहचाना। बेबी, क्या हुआ? नरेश गुप्ता ने आते ही प्रियंका सिंह को गले लगाया। डार्लिंग, कोई मुझे तुम्हारे इलाके में धमका रहा है। प्रियंका सिंह ने अर्जुन कपूर को देखकर अटकते हुए कहा, कौन इतनी हिम्मत कर सकता है? नरेश गुप्ता गरजा। डार्लिंग, वही आदमी। प्रियंका सिंह ने अर्जुन कपूर की ओर इशारा किया। अर्जुन कपूर धीरे धीरे पलटा। अध्याय 206। दोनों इतने व्यस्त थे कि उन्हें आमने सामने आना ही पड़ा। प्रियंका सिंह ने जैसे ही अर्जुन कपूर को मुड़ते देखा, उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि नरेश गुप्ता, BUA लग्जरी रिजॉर्ट के महाप्रबंधक का चेहरा अचानक बदल गया था। बॉस, नरेश गुप्ता ने कांपती आवाज में बोलने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी गर्लफ्रेंड प्रियंका सिंह बीच में ही बोल पड़ी। अब क्या कहोगे? अभी अभी तो तुम मुझ पर शक कर रहे थे और मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। अब तो मान गए ना कि मेरा बॉयफ्रेंड BUA लग्जरी रिजॉर्ट का महाप्रबंधक है। प्रियंका सिंह ने हमेशा इस रिजॉर्ट में अपनी मनमानी की थी। उसका बॉयफ्रेंड पहले भी कई बार उसकी मदद कर चुका था, जिससे यहाँ के कर्मचारी उसे जानते थे। इसीलिए वह बार बार कह रही थी कि अगर अर्जुन कपूर रिजॉर्ट स्टाफ को बुलाता भी, तब भी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन प्रियंका सिंह की यह बात सुनते ही नरेश गुप्ता का शरीर एकदम सख्त पड़ गया। मुझे विश्वास हो गया, बहुत गहरा विश्वास हो गया, अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सच्चाई ये थी कि BUA लग्जरी रिजॉर्ट का सबसे बड़ा गद्दार वह इंसान था जो विला के सबसे ऊंचे पद पर बैठा था। अर्जुन कपूर का मूड बहुत अच्छा हो गया। बिना किसी परेशानी के उसने विला के अंदर का कीड़ा पकड़ लिया। दूसरी ओर प्रियंका सिंह की सहेलियां दिया पटेल की ओर देखकर घमंड से हंस रही थीं। मैंने कहा था ना कि BUA लग्जरी रिजॉर्ट हमारी सिस्टर लीना का इलाका है। अगर हमारी सिस्टर लीना लाइन में कट कर भी ले तो इसमें क्या गलत है? अब बस इंतजार करो, तुम्हें जल्द ही BUA लग्जरी रिजॉर्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब स्थिति ऐसी थी कि BUA लग्जरी रिजॉर्ट के महाप्रबंधक ही इस उद्दंड महिला के साथ थे। दिया पटेल गुस्से और लाचारी से भर गई। वह और उसके साथी यह नहीं जानते थे कि अर्जुन कपूर ही इस जगह का मालिक है। प्रियंका सिंह ने अर्जुन कपूर और दिया पटेल का मजाक उड़ाना जारी रखा, लेकिन जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, अचानक चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, नरेश गुप्ता ने गुस्से में चिल्लाया। अगले ही पल सबकी हैरानी के बीच BUA लग्जरी रिजॉर्ट के महाप्रबंधक तेजी से अर्जुन कपूर के सामने आए और गहरा झुककर माफी मांगी। माफ करिए बॉस, मैंने सही से अनुशासन नहीं रखा हूँ। ये सुनते ही, खासकर बॉस शब्द सुनकर, पूरा माहौल अचानक सन्नाटे में बदल गया। बॉस, क्या ये लड़का BUA लग्जरी रिजॉर्ट का असली मालिक है? प्रियंका सिंह की सहेलियां पूरी तरह सदमे में चली गईं। ये कैसे हो सकता है? प्रियंका सिंह की हंसी एक सेकंड में गायब हो गई। वह पूरी तरह से स्तब्ध खड़ी रह गई, जैसे बिजली गिर गई हो। क्या वह सही सुन रही थी? ये लड़का, जिसे उसने मामूली समझा था, असल में इस पूरे रिजॉर्ट का मालिक था। अब तो सब बर्बाद हो गया। जीजाजी कमाल के हैं, दिया पटेल ने खुशी से चिल्लाया। अब सब साफ हो चुका था। रिजॉर्ट का असली मालिक अर्जुन कपूर था। अब देखते हैं कि ये उद्दंड महिला और उसकी सहेलियां क्या कहेंगी। बॉस, नरेश गुप्ता कुछ बोलना चाहता था, लेकिन अर्जुन कपूर ने उसे रोक दिया। चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। एक खास व्यक्ति अभी यहाँ आने वाला है। अर्जुन कपूर ने नरेश की ओर रहस्यमयी नजरों से देखा। क्या? नरेश गुप्ता को कुछ समझ नहीं आया। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति। कुछ मिनटों बाद सरप्राइज आ गया। एक 200 किलो की मोटी औरत विला में पहुंची। उसे देखते ही नरेश गुप्ता का चेहरा और भी काला पड़ गया। क्या हो रहा है?
मोटी महिला ने पूछा, मैडम आप यहाँ? नरेश गुप्ता ने घबराहट से जवाब दिया। असल में यह मोटी महिला उसकी कानूनी पत्नी सावित्री गुप्ता थी और प्रियंका सिंह तो बस उसकी गर्लफ्रेंड थी। कैसे हुआ ये सब? जब प्रियंका सिंह ने कुछ देर पहले नरेश गुप्ता को कॉल किया, उसी समय अर्जुन कपूर ने गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को टेक्स्ट भेज दिया। कुछ ही मिनटों में गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी ने नरेश की पूरी असलियत निकाल ली। फिर अर्जुन कपूर ने जानबूझकर उसकी असली पत्नी सावित्री गुप्ता को बुला लिया। अब असली तमाशा शुरू हुआ। तू कहाँ भाग रही है? दिया पटेल ने रास्ता रोक लिया। डिंग डोंग, अर्जुन कपूर के फ़ोन पर एक नया वीडियो आया। इसमें दिखाया गया था कि कैसे नरेश गुप्ता और प्रियंका सिंह आपत्तिजनक हरकतें कर रहे थे। पूछो मत, खुद ही देख लो। अर्जुन कपूर ने सीधे वीडियो सावित्री गुप्ता को दिखाया। वीडियो देखते ही सावित्री गुप्ता का गुस्सा फट पड़ा। 3 सेकंड नरेश, तूने मुझे धोखा दिया, आज तेरा हश्र देखती हूँ। सावित्री गुप्ता ने दोनों को पीटना शुरू कर दिया। प्रियंका सिंह भी खुद को बचाने के लिए पलटकर लड़ने लगी। देखते ही देखते तीनों एक भयंकर लड़ाई में कूद पड़े। इस बीच अर्जुन कपूर और दिया पटेल आराम से मजा ले रहे थे। इसके बाद अर्जुन कपूर ने बीओए लग्जरी रिजॉर्ट के HR डिपार्टमेंट को कॉल करके नरेश गुप्ता को बर्खास्त करने का आदेश दिया और लड़ाई के खत्म होने के बाद प्रियंका सिंह और उसकी सहेलियों को विला से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया गया। डिंग, मिशन पूरा। उद्दंड महिला को क्रोधित करो, उसके समर्थनकर्ता का पता लगाओ और विला प्रबंधन के कीड़े को उजागर करो। बधाई हो, 13 पॉइंट्स की वृद्धि। बधाई हो, 142 अनुभव अंक। मिशन पूरा। थोड़ी देर बाद अर्जुन कपूर और दिया पटेल ने फिर से अपना मजा जारी रखा। दोपहर में सिस्टम की आवाज़ आई, आज का इनाम आ गया था। अध्याय 207। दोनों पक्षों को अंततः अलग किया गया। डिंग, रिश्ता तोड़े 42वें दिन की उपलब्धि। आपको श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप देश की शीर्ष 10 फिल्म और टेलीविजन कंपनियों में से एक के 12% शेयर दिए जा रहे हैं। श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप। अर्जुन कपूर ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, बात मत करो। जब वह स्कूल में था, अर्जुन कपूर ने वास्तव में श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप की बनाई हुई कई फिल्में देखी थीं और इस कंपनी को जानता था। श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप देश की शीर्ष 10 फिल्म कंपनियों में से एक थी जिसने कई प्रतिष्ठित फिल्में बनाई थीं। वर्तमान में इसकी बाजार कीमत लगभग 40 अरब थी। अब सिस्टम ने अर्जुन कपूर को 12% शेयर दिए थे, जिससे वह श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप का तीसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया था। आज का इनाम शानदार है। अर्जुन कपूर इस इनाम से बेहद संतुष्ट था। भाग्य में वृद्धि। दोपहर के भोजन के बाद अर्जुन कपूर ने सिस्टम को फिर से खोला और 13 पॉइंट्स की वृद्धि देखी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सभी पॉइंट्स को भाग्य मूल्य बढ़ाने में उपयोग कर दिया। डिंग, भाग्य मूल्य को सफलतापूर्वक 13 पॉइंट से बढ़ा दिया गया। अब उसका भाग्य पहले से भी अधिक मजबूत हो गया था। नई बिजनेस योजना। इसके बाद अर्जुन कपूर ने ईशा पटेल से कुछ कहा और कार लेकर निकल पड़ा। आज दोपहर अर्जुन कपूर पुणे के केंद्र में जाने वाला था, जहां उसे जितेंद्र मेहता और युवराज यादव के साथ नई कंपनी शुरू करने पर चर्चा करनी थी। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने कुछ अप्रत्याशित सुना। ईमानदारी से कहूं तो अगर कोई फिल्म सुपरहिट हो जाए तो यह वाकई बहुत मुनाफे का सौदा होता है। कम निवेश में 10 गुना, यहां तक कि सैकड़ों गुना तक मुनाफा हो सकता है। जितेंद्र मेहता ने भावुक होकर कहा, हाल ही में एक छोटी बजट की फिल्म ने बड़ी सफलता हासिल की थी। सिर्फ कुछ करोड़ का निवेश किया गया था, लेकिन मुनाफा सैकड़ों करोड़ों में था। क्या फिल्म इंडस्ट्री वाकई इतनी मुनाफेदार है? अर्जुन कपूर ने उत्सुकता से पूछा। पहले वह सिर्फ एक आम दर्शक की तरह फिल्में देखता था, लेकिन अब वह श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप का एक प्रमुख शेयरधारक था और एक अमीर व्यक्ति के रूप में सोचने लगा था। फिल्म इंडस्ट्री का विशाल मुनाफा। बिल्कुल, जितेंद्र मेहता ने सिर हिलाया। साधारण आधुनिक विषयों पर बनी फिल्मों में कम निवेश होता है, लेकिन अगर फिल्म हिट हो गई तो पैसा छपने लगता है। और अगर बड़े बजट की विज्ञान, फैंटेसी, साइंस फिक्शन या जादुई मैजिक फिल्में हिट हो जाएं, तो वे सुपरहिट फ्रेंचाइजी में बदल सकती हैं। ऐसी बड़ी फिल्में न सिर्फ पैसा कमाती हैं, बल्कि उनके किरदार, कहानियां और दुनिया यूनिवर्स भी मुनाफे का जरिया बन जाते हैं। ऐसी फिल्मों पर आधारित गेम्स, एनिमेशन और मर्चेंडाइजिंग, खिलौने, टी-शर्ट्स, पोस्टर्स आदि लाखों करोड़ों में बिकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े फिल्म ब्रांड्स। देखो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ सालों में लोकप्रिय विदेशी ब्लॉकबस्टर्स को देखो। हैरी पॉटर सीरीज आईपी मूल्य 2 लाख करोड़ रुपए, 200 अरब। मार्वल यूनिवर्स सीरीज आईपी मूल्य 2,30,000 करोड़ रुपए, 230 अरब। पोकेमोन फ्रेंचाइजी आईपी मूल्य 6 लाख रुपए, 7 लाख करोड़ रुपए, 600-700 अरब। ये ब्रांड्स सिर्फ फिल्मों से नहीं, बल्कि उनके आईपी, बौद्धिक संपदा से अरबों कमाते हैं। ये सुनकर अर्जुन कपूर के दिमाग में नई दुनिया का दरवाजा खुल गया।
पहले वह बस एक आम दर्शक था, लेकिन अब वह एक बिजनेस माइंडसेट में आ गया था। अगर फिल्मों से सैकड़ों अरबों का मुनाफा हो सकता है तो वह भी इसे आजमा सकता है। क्या अर्जुन कपूर बड़ा दांव लगाएगा? क्यों? क्या मिस्टर अर्जुन अब इस इंडस्ट्री में आने के लिए उत्साहित हो गए? युवराज यादव ने मुस्कराते हुए पूछा। मिस्टर अर्जुन, इतनी आसानी से एक बड़ा आईपी ब्रांड नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए कड़ी मेहनत और भाग्य दोनों चाहिए। इसलिए हम वहीं रहें जहां हमें पहले से अनुभव है। लेकिन अर्जुन कपूर को ये बात गहरी लगी। 1 महीने पहले मैं एक अमीर परिवार में होते हुए भी कुछ नहीं था। आज मैं कई उद्योगों में अपना नाम बना चुका हूं। तो फिर फिल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं? अर्जुन कपूर का नया लक्ष्य। अर्जुन कपूर ने अब दृढ़ निश्चय कर लिया था। अगर वह असफल भी हुआ तो क्या होगा? बस कुछ हजार करोड़ का नुकसान होगा, जो उसके लिए बस 1-2 दिन के इनाम जितना था। लेकिन अगर वह सफल हुआ, तब वह सैकड़ों अरबों का मालिक बन सकता है। श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप का अधिग्रहण। अर्जुन कपूर ने ऑनलाइन जाकर श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप की जानकारी ली। हाल के वर्षों में इस कंपनी ने कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन वे सभी आधुनिक विषयों पर आधारित थीं। कोई बड़ी फैंटेसी या साइंस फिक्शन फिल्म नहीं थी। इसलिए कंपनी टॉप 10 में सबसे नीचे थी। कई शेयरधारक अपने शेयर बेचना चाहते थे। ये तो मेरे लिए अच्छा मौका है। अगर वे शेयर बेचना चाहते हैं तो अर्जुन कपूर के पास कंपनी पर कब्जा करने का मौका था। न्यू वर्ल्ड यूनिवर्स बड़ा आईपी। लेकिन कैसा आईपी बनाया जाए? अर्जुन कपूर को एक शानदार फिल्म यूनिवर्स बनाना था, लेकिन अभी तक कोई सही विचार नहीं आया था। कौन सा थीम सबसे अच्छा रहेगा? बैठक खत्म होने के बाद अर्जुन कपूर अकेले सोचता रहा। वह सोचते हुए विला की बालकनी में चला गया। जैसे ही सूरज डूबा, अचानक मुझे एक आइडिया आ गया। अध्याय 208। अर्जुन कपूर जितना अधिक सोचता गया, उतना ही चीजें स्पष्ट होती गईं। आज के दौर में जितने भी बड़े आईपी बौद्धिक संपदा हैं, उनमें लगभग सभी फैंटेसी और साइंस फिक्शन से जुड़े ब्लॉकबस्टर्स हैं और इनका बाजार पर एकाधिकार है। अगर कोई नया बड़ा आईपी तैयार करना है और फिल्मों की श्रृंखला बनानी है, तो फैंटेसी और साइंस फिक्शन की प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन होगी। तो क्यों न एक अलग रास्ता चुना जाए? एक बिल्कुल नया परिकथा फेरी तले ब्रह्मांड तैयार किया जाए जो दकिया संस्कृति पर आधारित हो। कितने लोगों ने अपने बचपन में तलवार के साथ पूरी दुनिया घूमने का सपना देखा होगा, लेकिन आज तक फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी बड़ी परिकथा आधारित ब्लॉकबस्टर नहीं बनी। इसका मतलब यह नहीं है कि इसे बनाना आसान होगा, बल्कि स्पेशल इफेक्ट्स और प्रोडक्शन का स्तर बहुत ऊंचा रखना होगा। लेकिन जहां कठिनाई होती है, वहां लाभ भी उतना ही बड़ा होता है। अगर एक नया परिकथा ब्रह्मांड तैयार किया जाए और उसे बड़ा आईपी बना दिया जाए, तो आगे चलकर इसे एनिमेशन, गेम्स, मर्चेंडाइजिंग और अन्य उद्योगों में भी विकसित किया जा सकता है। संभावित मुनाफा कितना होगा? संरक्षित अनुमान के अनुसार ये 100 अरब से भी अधिक हो सकता है। अर्जुन कपूर ने मन ही मन सोचा, मेरे पास सौभाग्य देवता कार्ड है, तो क्यों न इसे आजमाया जाए। यह अभी सिर्फ एक विचार था, लेकिन अगर इसे सही से डिजाइन किया जाए तो यह एक क्रांतिकारी कदम बन सकता है। श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप का दौरा। अगर समय मिला तो मैं श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के मुख्यालय जाकर देखूंगा। ये कंपनी हैदराबाद में स्थित है, इसलिए वहां जाना थोड़ा परेशानी भरा होगा। इसी बीच अर्जुन कपूर सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा। फोन की स्क्रीन पर यशवर्धन चौधरी का नाम चमक रहा था। चौधरी कंस्ट्रक्शन ग्रुप पर हमला। मिस्टर अर्जुन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। हैदराबाद की दूर रियल एस्टेट कंपनी ने अचानक चौधरी कंस्ट्रक्शन ग्रुप पर हमला किया है। क्या यह आपकी वजह से हुआ है? यशवर्धन चौधरी की आवाज में सतर्कता थी। अगर दूर रियल एस्टेट कंपनी ने यह कदम अर्जुन कपूर के इशारे पर उठाया था, तो यह उनके लिए अच्छी खबर थी। लेकिन अगर यह सिर्फ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ था, तो यह उनके लिए खराब खबर हो सकती थी। हाँ, अर्जुन कपूर ने सीधा जवाब दिया। दूर रियल एस्टेट कंपनी दूर जेन्यू के परिवार की कंपनी थी और यह हमला उसकी ही योजना का हिस्सा था। ये तो बहुत अच्छा हुआ, यशवर्धन चौधरी ने उत्साह से कहा। अगर ऐसा है तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि हम परसों तक चौधरी कंस्ट्रक्शन ग्रुप का नियंत्रण वापस ले लेंगे। चौधरी परिवार की सत्ता वापसी। ये सुनकर अर्जुन कपूर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। परसों? इतनी तेजी से? इससे पहले ही उसने पूरी रणनीति बना रखी थी। चौधरी परिवार की मुख्य शाखा को चौधरी कंस्ट्रक्शन ग्रुप पर नियंत्रण वापस पाने में सहायता दी जा रही थी। अब दूर रियल एस्टेट कंपनी का बाहरी दबाव भी आ गया था। इसका मतलब था कि चौधरी कंस्ट्रक्शन ग्रुप पर काबिज गुट जल्द ही हार मानने वाला था। अगर चौधरी कंस्ट्रक्शन ग्रुप पर नियंत्रण खो दिया तो चौधरी परिवार का विरोधी गुट कमजोर हो जाएगा। तब वे खुद को बचाने में भी सक्षम नहीं होंगे और कपूर परिवार की मदद करने का तो सवाल ही नहीं उठेगा। अब अर्जुन कपूर को कपूर परिवार को खत्म करने के लिए ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। अगर चौधरी परिवार परसों तक अपना नियंत्रण वापस पा लेता है, तो परसों ही कपूर परिवार के विनाश का दिन होगा।
कपूर परिवार का अंत अब केवल 3 दिन दूर है। हैनिंग ग्रुप में ईशा पटेल की पदोन्नति। जब अर्जुन कपूर योजना बना रहा था, तभी ईशा पटेल को उसके दादा का फोन आया। पटेल परिवार के वर्तमान मुखिया ईशा पटेल के दादा थे और उसके पिता को अगला प्रमुख माना जाता था। पटेल परिवार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सारी जिम्मेदारी उसके पिता को सौंपी गई थी, लेकिन घरेलू व्यापार अभी भी ईशा पटेल के दादा के नियंत्रण में था। उन्होंने ईशा पटेल से कहा, परिवार की एक महत्वपूर्ण शाखा में एक नया प्रबंधक चाहिए, क्या तुम वहां काम करना चाहोगी? कौन सी कंपनी? ईशा पटेल ने तुरंत पूछा। हैनिंग ग्रुप। हैनिंग ग्रुप, ईशा पटेल ने हल्की आवाज में दोहराया। हैनिंग ग्रुप पटेल परिवार की सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक थी। ये हैदराबाद में स्थित एक विशाल कंपनी थी, जिसका आकार मुंबई की अन्य शाखाओं से कहीं बड़ा था। अगर मुझे वहां स्थानांतरित कर दिया जाए और अध्यक्ष बना दिया जाए तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन एक समस्या थी। ईशा, मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ। हैनिंग ग्रुप की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। अगर तुम वहां गई तो तुम्हें बहुत प्रतिस्पर्धा, मुश्किलें और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ईशा पटेल का निर्णय। दादाजी, क्या मुझे सोचने का समय मिल सकता है? बिल्कुल, लेकिन तुम्हें कल दोपहर तक जवाब देना होगा। हैनिंग ग्रुप की स्थिति बहुत गंभीर थी, इसलिए ज़्यादा देर इंतजार नहीं किया जा सकता था। ठीक है दादाजी, धन्यवाद, मैं कल दोपहर तक आपको जवाब दूंगी। फोन रखने के बाद ईशा पटेल भारी मन से विला में वापस लौटी। रात में अर्जुन कपूर ने उसके चेहरे पर चिंता देखी और पूछा, ईशा, क्या हुआ? थोड़ा सोचने के बाद ईशा पटेल ने सारी बात अर्जुन कपूर को बता दी। सुनकर अर्जुन कपूर गहरे विचार में चला गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने ईशा पटेल से एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछा। अध्याय 209। अर्जुन कपूर और ईशा पटेल एक दूसरे के बेहद करीब बैठे थे। ईशा, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? ये सबसे ज़रूरी सवाल था। अगर ईशा पटेल जाना चाहती थी तो अर्जुन कपूर उसे पूरा समर्थन देगा। अगर वह नहीं जाना चाहती तो भी कोई समस्या नहीं थी। ईशा पटेल गहरे विचार में पड़ गई। क्या मुझे जाना चाहिए? वह भी अभी अर्जुन कपूर के साथ रिश्ते में आई थी। अगर वह हैदराबाद चली जाती तो दोनों को अलग होना पड़ता। वह दिल से नहीं चाहती थी कि वह हैदराबाद जाए, लेकिन अगर वह मुंबई में पटेल ग्रुप में ही बनी रहती तो वह अर्जुन कपूर की कोई मदद नहीं कर पाती। वह एक महज दिखावटी सदस्य बनकर रह जाती। लेकिन अगर वह हैनिंग ग्रुप की अध्यक्ष बन जाती तो उसकी पटेल परिवार में स्थिति भी मजबूत हो जाती। तब वह अर्जुन कपूर की आसानी से मदद कर सकती थी। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं भी कुछ दिनों में हैदराबाद आऊँगा। अर्जुन कपूर ने उसकी चिंता समझते हुए कहा। अब जबकि कपूर परिवार का खात्मा करीब था, अर्जुन कपूर का अगला लक्ष्य हैदराबाद का रेड्डी परिवार था। साथ ही अर्जुन कपूर की नज़र हैदराबाद फेयू सुपरकार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर भी थी। सच में ईशा पटेल की आंखों में चमक आ गई। अगर अर्जुन कपूर भी हैदराबाद आ रहा था तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सच, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता। अर्जुन कपूर ने उसके सिर पर हाथ फेरा और प्यार से कहा। ठीक है, ईशा पटेल खुशी से मुस्कुराए। अब जब उसने हैनिंग ग्रुप की अध्यक्ष बनने का मन बना लिया था तो उसे कुछ तैयारी पहले से करनी होगी। अगली सुबह जब अर्जुन कपूर गहरी नींद में था, तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। इतनी सुबह कौन आ गया? अर्जुन कपूर ने आंखें मलते हुए कपड़े पहने और दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने 3 महिलाओं को सामने खड़ा पाया। तुम कौन हो? तीनों में सबसे लंबी महिला ने हैरानी से पूछा जब उसने अर्जुन कपूर को देखा। ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? अर्जुन कपूर ने पलटकर सवाल किया। मैं यूनिका पटेल हूँ, मुझे ईशा पटेल से मिलना है, लंबी महिला ने जवाब दिया। यूनिका पटेल? तो क्या वह भी पटेल परिवार से थी? तुमने अब तक जवाब नहीं दिया। तुम कौन हो? यूनिका पटेल ने जिज्ञासु स्वर में पूछा। मैं ईशा पटेल का बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर हूँ। अंदर आओ, ये कहकर अर्जुन कपूर ऊपर गया और ईशा पटेल को बुलाने लगा। क्या? यूनिका पटेल और उसकी दोनों सहेलियां हैरानी में पड़ गईं। ईशा पटेल के जैसा ठंडी स्वभाव वाली लड़की का भी बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर वे विश्वास नहीं कर पा रही थीं, लेकिन चूंकि अर्जुन कपूर इस विला में मौजूद था और वह ईशा पटेल को बुलाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा था, तो उन्हें इस पर यकीन करना ही पड़ा। लेकिन अर्जुन कपूर को देखकर वे समझ नहीं पा रही थीं कि आखिर ऐसा साधारण दिखने वाला लड़का ईशा पटेल के दिल पर राज कैसे कर सकता था। अंततः वे तीनों अपने मन में गहरे सवालों के साथ अंदर चली गईं। कुछ मिनट बाद ईशा पटेल और अर्जुन कपूर नीचे आए। यूनिका दी, आप यहाँ? ईशा पटेल ने उसका स्वागत किया। यूनिका पटेल ईशा पटेल के पिता के छोटे भाई की बेटी थी। ईशा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, यूनिका पटेल ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे पता चला कि दादाजी चाहते हैं कि तुम हैनिंग ग्रुप की अध्यक्ष बनो। इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मैं तैयार हूँ, ईशा पटेल ने आत्मविश्वास से कहा। क्या?
तुम यह मान गई? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। यूनिका पटेल तुरंत विरोध में खड़ी हो गई। वह खुद को संभालने की कोशिश करते हुए बोली, ईशा, हेनिंग ग्रुप पटेल परिवार की एक महत्वपूर्ण शाखा है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी समस्या भी है। यह न केवल बाहरी परेशानियों से घिरा हुआ है, बल्कि अंदरूनी समस्याएं भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर तुम एक बार वहां फंस गई तो आसानी से बाहर नहीं निकल पाओगी। क्या ये सच है? ईशा पटेल हल्का सा चिंतित हुई। वह जानती थी कि यूनिका पटेल से उसकी खास दोस्ती नहीं थी, बल्कि उनका रिश्ता हमेशा थोड़ा प्रतिद्वंद्विता भरा रहा था। तो फिर वह इतनी चिंता क्यों दिखा रही थी? ईशा, तुम अभी छोटी हो। अगर तुम इस साल के मूल्यांकन के बाद रुको तो तुम्हें परिवार के और भी महत्वपूर्ण उद्योगों में भेजा जाएगा। लेकिन अगर तुम अभी हेनिंग ग्रुप ज्वाइन करती हो तो ये बहुत बड़ा जोखिम होगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम इसे ठुकरा दो। धन्यवाद, लेकिन मैंने तय कर लिया है, ईशा पटेल ने दृढ़ता से कहा। अर्जुन कपूर का अगला लक्ष्य हैदराबाद का रेड्डी परिवार था। अगर ईशा पटेल हेनिंग ग्रुप की अध्यक्ष बन जाती तो वह अर्जुन कपूर की बड़ी मदद कर सकती थी। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? यूनिका पटेल चिढ़ गई। यूनिका दी, जो कहना है साफ साफ कहिए, अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं, यूनिका पटेल ने गुस्से में जवाब दिया। अगर ऐसा है तो तुम जा सकती हो, हम तुम्हारा स्वागत नहीं करते, ईशा पटेल ने सीधे जवाब दिया। क्या? यूनिका पटेल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ठीक है, मैं साफ कहती हूँ, मैं हेनिंग ग्रुप की अध्यक्ष बनना चाहती हूँ। ईशा, तुम दादाजी से कहो कि तुम इनकार कर रही हो, यूनिका पटेल ने लगभग आदेश देने वाले अंदाज में कहा। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान सकती? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? ईशा पटेल ने पलटकर जवाब दिया, क्योंकि तुम मुझसे कमजोर हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। यूनिका पटेल ने हल्की धमकी देते हुए कहा, मैं तुमसे कमजोर हूँ। मेरा मुंबई पटेल ग्रुप तुम्हारे हाथ में मौजूद हुजौर शाखा से ज़्यादा मजबूत है। ईशा पटेल ने पलटकर जवाब दिया, तुम्हारी शाखा पहले मुझसे बेहतर थी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। यूनिका पटेल ने गर्व से कहा, मुझे पहले ही रोनके ग्रुप का निवेश मिल चुका है। अगर तुमने मेरी शर्तें नहीं मानी तो तुम्हारी कंपनी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पटेल परिवार के जो सदस्य छोटी कंपनियों का संचालन करते हैं, वे पारिवारिक संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते और सिर्फ अपने दम पर कंपनी को बढ़ाना पड़ता है। अब जबकि यूनिका पटेल की शाखा को शक्तिशाली रोनके ग्रुप से फंडिंग मिल चुकी थी, उसकी कंपनी की ताकत ईशा पटेल की कंपनी से कहीं ज्यादा हो गई थी। यूनिका पटेल की धमकी सुनकर ईशा पटेल का चेहरा गंभीर हो गया। ये देखकर यूनिका पटेल बहुत गर्व महसूस कर रही थी। वह समझ रही थी कि अब ईशा पटेल हार मान लेगी, लेकिन इससे पहले कि ईशा पटेल कुछ कहती, अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने अभी कहा कि रोनके ग्रुप ने तुम्हारी कंपनी में निवेश किया है। क्या ये हैदराबाद वाला रोनके ग्रुप है? हाँ, तो इसमें कोई समस्या है क्या? यूनिका पटेल ने घमंड से कहा। उसने ईशा पटेल के साधारण दिखने वाले बॉयफ्रेंड को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। बहुत अच्छा, अब से रोनके ग्रुप का तुम्हारे लिए किया गया निवेश खत्म हो चुका है, अर्जुन कपूर ने शांत लेकिन प्रभावी आवाज में कहा। हा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम क्या सोचते हो कि सिर्फ तुम्हारे कहने से रोनके ग्रुप का निवेश खत्म हो जाएगा? यूनिका पटेल ने ताना मारते हुए कहा, यह सौदा रोनके ग्रुप के उपाध्यक्ष विनय कुमार ने खुद तय किया था। तुम्हारे एक शब्द से यह नहीं बदल सकता। सच में? अर्जुन कपूर ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने अपना मोबाइल निकाला और अभी हाल ही में सेव किए गए रोनके ग्रुप के वर्तमान अध्यक्ष का नंबर डायल कर दिया। अध्याय 210 जारी। यूनिका पटेल ने घृणा से सिर हिलाते हुए कहा, अभी भी दिखावे के लिए फ़ोन कर रहे हो? वह पहले ही रोनके ग्रुप के उपाध्यक्ष विनय कुमार से बात कर चुकी थी और उनके बीच सौदा तय हो चुका था। क्या ये साधारण सा लड़का सच में रोनके ग्रुप को मेरे लिए निवेश करने से रोक सकता है? ये तो ख्याली पुलाव था। ईशा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड में कोई खास बात नहीं है, वह बस बड़ी बड़ी बातें करना जानता है। तभी अर्जुन कपूर की कॉल कनेक्ट हो गई। वह रोनके ग्रुप के अध्यक्ष यशवर्धन सक्सेना से कुछ मिनटों तक बात करता रहा और फिर सीधे मुद्दे पर आ गया। हुजौर पटेल ग्रुप शाखा में किया गया निवेश रोक दो। यूं यशवर्धन सक्सेना को हल्की हैरानी हुई। ये निवेश तो विनय कुमार ने प्रस्तावित किया था। विनय कुमार यानी रोनके ग्रुप के वही उपाध्यक्ष जिनका नाम यूनिका पटेल बार बार ले रही थी। कोई दिक्कत नहीं, मैं निवेश रोक दूंगा। यशवर्धन सक्सेना ने हल्की देर तक सोचा और फिर सहमति दे दी। एक तरफ अर्जुन कपूर जो रोनके ग्रुप का 5वां सबसे बड़ा शेयरधारक था, और दूसरी तरफ एक उपाध्यक्ष जिसकी कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं थी। अब ये तो स्पष्ट था कि किसका साथ देना चाहिए। धन्यवाद मिस्टर सक्सेना, अर्जुन कपूर ने औपचारिकता निभाई और फोन काट दिया। क्या तुमने अपनी नौटंकी पूरी कर ली? यूनिका पटेल ने उपहास किया। वह अब भी यही मान रही थी कि अर्जुन कपूर ने सिर्फ दिखावा किया था। ईशा, तुम्हें पता है,
अगर तुम हैनिंग ग्रुप की अध्यक्ष भी बन गई तो भी उसकी समस्याओं को हल नहीं कर सकोगी। आखिर में तुम्हें ये पद छोड़ना ही पड़ेगा। यूनिका पटेल ने सच्चाई प्रकट की। उसे 4-5 दिन पहले ही पता चला था कि हैनिंग ग्रुप संकट में था और वहां एक शक्तिशाली नेतृत्वकर्ता की सख्त जरूरत थी। इसीलिए उसने इस पद की दौड़ में भाग नहीं लिया। लेकिन बीती रात सब कुछ बदल गया। मैंने हैदराबाद में एक बड़े आदमी से मुलाकात की है। उसकी मदद से हैनिंग ग्रुप की सारी समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। यूनिका पटेल ने गर्व से कहा। ईशा, तुमसे ये समस्या कभी हल नहीं होगी। उसने आत्मविश्वास से कहा। माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हें निराश करना पड़ेगा। मेरे पास पहले ही हैनिंग ग्रुप की समस्याओं का हल है। अर्जुन कपूर ने शांत भाव से उत्तर दिया। क्या तुम्हारे पास समाधान है? किस पर भरोसा कर रहे हो? यूनिका पटेल ने चौंक कर पूछा। किस पर भरोसा कर रहा हूँ? खुद पर, अर्जुन कपूर ने आत्मविश्वास से कहा। तुम्हारा घमंड देखो। हा हा हा, यूनिका पटेल जोर से हंस पड़ी। अच्छा, पहले ये बताओ कि तुम अब तक रोन के ग्रुप की निवेश समस्या हल कर पाए या नहीं, या बस हवा में बातें बना रहे हो? यूनिका पटेल ने ताना मारा। लेकिन ठीक उसी समय उसका फोन बज उठा। फोन कॉल का झटका। कौन होगा? यूनिका पटेल ने फोन देखा। रोन के ग्रुप के उपाध्यक्ष विनय कुमार की कॉल थी। उसके मन में हल्की शंका आई, लेकिन उसने फोन उठा लिया। बॉस पटेल, हमारे निवेश को लेकर एक अपडेट है। रोन के ग्रुप ने अब आपकी कंपनी में निवेश करने का फैसला वापस ले लिया है। हमें खेद है। विनय कुमार की आवाज में हल्की उदासी थी। क्या? विनय कुमार, आप क्या कह रहे हैं? यूनिका पटेल ने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। ऊपर से आदेश आ चुका है। मुझे कोई और विकल्प नहीं मिला। मैं बस एक कर्मचारी हूँ। विनय कुमार ने हल्का संकेत दिया और फोन काट दिया। यूनिका पटेल की दुनिया हिल गई। उसने फोन की स्क्रीन को अविश्वास से देखा। वह वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसे लकवा मार गया हो। क्या सच में रोन के ग्रुप का निवेश गया? मेरे हाथ में आई दौलत उड़ गई। धीरे धीरे यूनिका पटेल ने सिर उठाया और अर्जुन कपूर को देखा। वह आराम से बैठा हुआ था, मानो उसे पहले से सब कुछ पता था। क्या वह वही आदमी है जिसका जिक्र विनय कुमार कर रहे थे? अब जाकर यूनिका पटेल को समझ आया, यह कोई साधारण आदमी नहीं था। वह असल में एक बड़ा आदमी था। गुल्लप। यूनिका पटेल की टांगें कांपने लगीं। वह धीरे धीरे सोफे पर गिर गई। अब उसमें पहले जैसी अहंकार और घमंड की कोई झलक नहीं बची थी। अब समझ आया कि ईशा पटेल ने अर्जुन कपूर को क्यों चुना। वह जानती थी कि ईशा पटेल के पीछे कई प्रभावशाली लोग पड़े थे, फिर भी उसने किसी को नहीं चुना। अब समझ आया कि वह अर्जुन कपूर के साथ क्यों है। हैनिंग ग्रुप की अध्यक्षता स्वीकार करना। अर्जुन कपूर ने घड़ी देखी। ईशा, अब अपनी दादी को फोन करके हैनिंग ग्रुप की अध्यक्षता स्वीकार कर लो। ठीक है। ईशा पटेल ने सिर हिलाया और फोन मिलाया। दादाजी, मैं हैदराबाद में हैनिंग ग्रुप का प्रबंधन करने के लिए तैयार हूँ। आपका धन्यवाद जो आपने मुझे यह अवसर दिया। दूसरी तरफ पटेल परिवार के मुखिया बहुत खुश हुए। बहुत अच्छा ईशा, मुझे तुम पर गर्व है। अब तुम 2 दिनों के भीतर हैदराबाद आ जाओ, मैं बाकी की व्यवस्था कर दूंगा। यूनिका पटेल की हार। अब सब कुछ निश्चित हो चुका था। यूनिका पटेल के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने खाली नजरों से देखा और चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ी। यूनिका दी, अब आप जा सकती हैं, ईशा पटेल ने दृढ़ता से कहा। यूनिका पटेल ठिठकी, फिर पीछे मुड़ी और अर्जुन कपूर को देखा। उसकी आंखों में अब केवल घबराहट और संदेह था।